नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूज स्कॉलर। ये पार्ट 2 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम पार्ट 2 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम कवर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखा, अमेंडिंग एक्ट 1781 देखा और पिट्स इंडिया एक्ट, और इससे पहले हमने बैकग्राउंड भी हम काफ़ी अच्छे से देख चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आता है एक्ट ऑफ 1786, मतलब 2 साल बाद। आने के पीछे कारण क्या था? देखिए, इस टाइम जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो कह सकते हैं चुने जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जब उन्हें चुन लिया गया कि आप जाइए, हाँ गवर्नर जनरल आप बन चुके हैं और आप चीज़ों को संभालिए, तो उन्होंने शर्त रखी कि मेरी 2 शर्तें हैं, अगर ये 2 शर्तें पूरी होती हैं तभी मैं ये जो पोजीशन आप देना चाह रहे हैं तभी मैं इस पोजीशन को एक्सेप्ट करूँगा। वो शर्तें ये थी कि पहला, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो एडवाइस करती है, कुछ स्पेशल केसेस में गवर्नर जनरल के पास पावर होगी कि उन डिसीजंस के को ओवरराइड कर सके। आप कह सकते हैं कि कुछ उन्होंने डिसीजन दिया और उसके अगेंस्ट जाके कुछ आप गवर्नर जनरल काम कर सकें। मतलब कुछ स्पेशल कंडीशन में गवर्नर जनरल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजंस को मानने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा कि उन्हें बनाया जाए जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश सरकार की जो कंपनी की जो फोर्सेस थी उस फोर्स का कमांडर इन चीफ, सेनापति, इन्हें बनाया जाए। तो ये 2 कंडीशन रखी इन्होंने, और इन्हीं 2 कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए एक्ट ऑफ 1786 आया, जिसको पूरा कर दिया गया। तो इसमें बस 2 ही चीज़ें हैं जो आपने देखना है। अब इसके बाद आती हैं 3 एक्ट्स आएंगी। चार्टर एक्ट, तो अब इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है, और यहाँ पे 5 से 6 चीज़ें ऐसी हैं जो एक्चुअल में कुछ है। ये कारण है कि मैं टू दी पॉइंट ही बात करता हूँ, जो है कुछ। नहीं तो उसमें एक एक्ट भी आप देखेंगे तो उसमें तो 2-2 पेज चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वो ना आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ना पेपर में पूछा जाएगा। अगर आपने 10 पेज पढ़े हुए हैं, उसमें से 2 लाइन ही इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ मतलब नहीं बनता अपना टाइम को वेस्ट करने का। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें हमने क्या देखना है? चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें सबसे पहले ये कहा गया कि जो ओवर राइडिंग पावर जो कॉर्नवालिस ने डिमांड की थी कुछ स्पेशल कंडीशन में, मुझे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजंस को मानने की आवश्यकता नहीं होगी, मेरी जो इच्छा होगी मैं कर पाऊंगी। ये फ्यूचर के जो भी गवर्नर जनरल और जो भी प्रोविंसेस के गवर्नर होंगे उनको दे दिया गया। ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये कहा गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है, मोटी गाढ़ी कमाई कर रही है इंडिया से, उस कमाई में से जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बॉडी बनी है जो मैंने पिछले बताया था पिट्स इंडिया एक्ट में, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी मेंबर्स हैं, स्टाफ है, उनकी जो भी सैलरी है, जो भी खर्चा है, वो कंपनी उठाएगी, ये कहा गया। तीसरा, यहाँ पे जो मोनोपोली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया कि 20 साल तक आप और यहाँ पे राज कीजिए। दूसरी किसी भी अंग्रेजी कंपनी को हम यहाँ पे आके ट्रेड करने की परमिशन नहीं देंगे। और जो प्रेसिडेंसीज हैं उनको और सबऑर्डिनेट कर दिया गया है। मतलब प्रेसिडेंसीज हैं जो बॉम्बे है, मद्रास है, इनको उनकी पावर और कम कर दी गई। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो कमांडर इन चीफ, जो कॉर्नवालिस ने डिमांड किया था, मुझे कमांडर इन चीफ भी बनाओ इंडिया में जो फोर्सेस हैं, तो यहाँ पे किया गया कि
वो ये नहीं बन सकते हैं, ठीक है। जो कमांडर इन चीफ है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से नहीं होंगे, और अगर होते भी हैं तो भाई क्राउन की परमिशन की आवश्यकता होगी। तो ये मेन बातें थे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, क्योंकि 20 साल की बात की गई कि 20 साल की मोनोपोली बढ़ाई, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो अब ये जो चार्टर एक्ट आया 1813 का, इसमें क्या कहा गया? इसमें देखिए कि सबसे पहली बात आप ये देख लीजिए, जो लोकल जो गवर्नमेंट है उनको कहा गया, आप म्यूनसिपैलिटी वगैरह मान सकते हैं, तो इनको कहा गया कि भैया आप टैक्स लगा सकते हैं, कुछ पावर्स दी गई, कुछ स्पेशल चीज़ों पे आप टैक्स लगा सकते हैं, और अगर आपको कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो उन्हें आप पनिश भी कर सकते हैं, ये भी पावर दी गई। दूसरा, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको इसके तहत कहा गया कि आप इंडिया में जाइए, क्रिश्चियनिटी को फैलाइए। तीसरा, वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में फैलाने के लिए प्रोविजन इसमें रखा गया। और चौथा, यहाँ पे फिर ये कहा गया कि ये जो टेरिटरी है ये ब्रिटिश सरकार की टेरिटरी है, बस कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है कि सरकार के बिहाफ पे इसे मैनेज कर रही है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की गई कि जो मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको कह सकते हैं आप कि खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसे खत्म कर दिया गया यहाँ पे। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे ये रखा गया कि चाय में, मतलब जो टी, जो चाय है वहाँ पे और चाइना से केवल अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। मतलब इंडिया में मान लीजिए कि आपको परमिशन दे दी, अब ब्रिटेन का कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यापारी आके यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, लेकिन वो चाय में ट्रेड नहीं कर पाएगा। आप उसमें आम खरीद ले जाइए, आप मसाले खरीद के ले जा सकते हैं, इलायची ले जाइए, लेकिन आप चाय में ट्रेड नहीं कर सकते। और दूसरा, चाइना से अभी भी ट्रेड करने के लिए जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं अभी भी कंपनी के पास थे, ठीक है। और यहाँ पे इसका मैं बैकग्राउंड भी बताना चाहूँगा कि जो ब्रिटिश सरकार ने ये मोनोपोली को ख़त्म किया उसके पीछे कारण क्या था। देखिए, ये टाइम है नेपोलियन बोनापार्ट का, और नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लगाया हुआ था अपने, मतलब जो फ्रांस का एरिया है, जो भी जितनी एरिया उसने जीता हुआ था, और उसके अलाइज वहाँ पे लगा दिया कॉन्टिनेंटल सिस्टम। इस सिस्टम में ये हिसाब किताब रखा गया था कि ब्रिटेन से कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करना है। अब समझ लीजिए कि जो ब्रिटेन का व्यापारी है, अगर वो आसपास के एरिया में एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा तो भाई प्रॉफिट उसका कहाँ बनेगा। जिसके कारण बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे वो प्रेशर डाल रहे थे अंग्रेजी सरकार पे कि भैया ये जो एक्सक्लूसिव राइट्स आपने कंपनी को दिया हुआ है इसको ख़त्म करो, हमें भी वहाँ जाने दो। यहाँ पे नेपोलियन ने तो हमारा मार्केट ही सब ख़त्म कर दिया यहाँ पे, तो हमें और कहीं भी जाने दो, इंडिया में ट्रेड करने की हमें परमिशन दो। ये कारण था कि मोनोपोली ख़त्म हुई। लेकिन फिर भी आप समझते हैं चाय और चाइना के साथ ट्रेड करने के अभी भी एक्सक्लूसिव राइट्स कंपनी के पास थे। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जो चार्टर एक्ट है 1833 का, जो हमने देखा, जो जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रलाइजेशन है वो एकदम पीक पे पहुंचा। इस एक्ट में ये कहा गया कि जो पहले गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, अब उनका डेजिग्नेशन होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और सिविल, मिलिट्री, सारी पावर, लेजिस्लेटिव, सारी पावर अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास होगी। मतलब अब जो बॉम्बे के जो गवर्नर है इनके पास लॉ बनाने की कोई पावर नहीं, सारी पावर का सेंटर हो गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे?
विलियम बेंटिक, आप याद रखिएगा। तो अब आप समझ लीजिए, और यहाँ पे ये भी प्रोविजन, मतलब आप सब कुछ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो जैसे कि 1833 से पहले जो लॉ बने हैं उन्हें रेगुलेशन कहा जाएगा, और अब जो बनेंगे उन्हें एक्ट कहा जाएगा, कि डिफरेंस पता चले कि हाँ इससे पहले बने हैं या अब बन रहे हैं। और यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी का जो कमर्शियल बॉडी है वो स्टेटस भी खत्म करके एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कि अब जैसे कमर्शियल थी ना वो खत्म कर दिया, कि अब कमर्शियल नहीं, अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए। और यहाँ पे सिस्टम लाया गया, ये कह सकते हैं कि जो मकाउले कमीशन जो बाद में आएगा, तो यहाँ पे बात की गई कि जो कॉमनेंटेड जॉब्स हैं वहाँ पे ओपन कंपटीशन हो, इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन क्योंकि आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो लंदन में ये लोग बैठते थे, इनको ये पसंद नहीं था, क्योंकि भाई अब जान पहचान के फूफा के मौसा के लड़के हैं ना, तो इनको भी तो उसमें जगह देनी है। तो इन सभी के कारण उन्होंने विरोध किया, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, इसमें प्रोविजन लाने का प्रयास किया गया था। और उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1853। यहाँ पे क्या बात की गई? सबसे पहली बात यहाँ पे ये कही गई कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो अब डेजिग्नेशन भैया हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये एग्जीक्यूटिव काम भी कर रही है और लेजिस्लेटिव काम भी कर रही है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल अब से एग्जीक्यूटिव काम ही करेगी, और जो लेजिस्लेटिव काम होगा उसके लिए एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 6 मेंबर की बॉडी थी। और यहाँ पे ये रखा गया कि जो बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और आगरा, ये जो 4 प्रेसिडेंसी है, यहाँ से 4 मेंबर आएंगे, ठीक है। 6 में से 4 यहाँ से भरे जाएंगे। और यहाँ पे बात की गई कि जो ये जो हायर पोस्ट हैं जिन्हें कोवेनेंटेड कहा, जैसे आप आईएएस आप मान सकते हैं, यूपीएससी वाले, एसएससी से जो ऑफिसर्स बन रहे हैं, तो ये जो कोवेनेंटेड जॉब्स हैं इसमें अब ओपन कंपटीशन होगा, इंडियन सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगले साल मतलब 1854 में मकाउले कमीशन बनी, और ये सारी चीज़ें पावर में आई। और इसके साथ आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जो चार्टर एक्ट था 1853, यहाँ पे जो कंपनी की जो मोनोपोली है या फिर कह सकते हैं कंपनी के जो टर्म है, उसको कोई डेफिनेट टाइम नहीं बताया गया कि एक्सटेंड कब हम कर रहे हैं, बस कह दिया हम चल रहे हैं। एक तरीके से ब्रिटिश सरकार भी अब हिंट दे रही थी कि अगर कुछ भी हुआ तो हम कभी भी इस कंपनी के जो राइट्स हैं इंडिया में शासन करने के, वो कभी भी हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कहना, जैसे कि मान लीजिए आप एक इंसान को कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, तो ना 1 साल के लिए हमारे घर में रेंट पे रहो, ठीक है। फिर आप कहोगे चलो 1 साल और रेंट पे रहो, आप बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जब एक्सपायर होता है तो आप कहते हैं ठीक है, जब तक रहना है रहो, बढ़ा नहीं रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं कि हम 1 साल तक और रहो, ठीक है रहो, मतलब फिर कभी भी आदमी आपको हटा सकता है। तो वो सिस्टम यहाँ पे हुआ। तो आप समझ सकते हैं इस वीडियो में हमने चार्टर एक्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आएगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का, और उसके बाद हम सारी चीज़ें देखेंगे। वीडियो लगभग 14-15 मिनट की हो गई है, बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे, अगली वीडियो में हम करेंगे। और इस वीडियो को हम यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह जा रही है वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ज़रूर उसका आंसर मैं करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा।
और अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, एफर्ट्स जो मैं कर रहा हूँ आपको लग रहा है कि इससे आपको हेल्प हो रही है, तो आप इस चैनल द क्यूरियस स्कॉलर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस रेगुलर आएंगी और लगभग मैं 5 बजे अपलोड करता हूँ। मतलब एक वीडियो से दूसरी वीडियो के बीच का जो गैप होता है लगभग 2 दिन या 3 दिन का होगा, लेकिन टाइमिंग फिक्स रहेगी, 5 बजे ही सभी वीडियोस आएंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर पसंद आया तो लाइक भी आप कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।